Hello everyone, welcome to PE Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स कौन सी होती हैं और कौन सी जो मूवेबल गुड्स होती हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है और किसको एक्सक्लूड किया जाता है। सो डिस्कस करते हैं आगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है? जिसमें जो सेलर होता है वो एग्री करता है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है, जो उसकी गुड्स हैं, वो बायर को सेल करेगा एक कंसीडरेशन के बदले में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल का कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट टू सेल दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। मीन्स एग्रीमेंट टू सेल को आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो कि अभी जो है आप बाद में इसको सेल करोगे। ये जो चीज़ जो आप कॉन्ट्रैक्ट अभी कर रहे हो वो गुड्स आपके पास अभी है नहीं, और बाद में लेकिन आप इस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसको परफॉर्म करोगे। सो किस में आता है? एग्रीमेंट टू सेल। और वो दोनों किस में आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब इसके लिए कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो होना मस्ट है। जैसे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के एसेंशियल एलिमेंट्स है, जिसमें 5 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 पार्टी होनी चाहिए, सेलर एंड बायर होना चाहिए, गुड्स होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी, प्राइस, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इनको आगे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर एंड बायर मीन्स 2 पार्टी का होना ज़रूरी है, क्योंकि जो सेलर होता है वो खुद को ही कोई गुड्स सेल नहीं कर सकता है। सेलर और बायर कभी भी एक पर्सन नहीं हो सकते हैं। बायर होता है खरीदने वाला, सेलर होता है बेचने वाला। अब इनको कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। बायर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एंड सेलर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 में। अब नेक्स्ट वन इज गुड्स क्या होती हैं? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। ये बात आपको याद रखनी है, गुड्स में सभी मूवेबल प्रॉपर्टी आती हैं, किसको छोड़कर? एक्शनेबल क्लेम्स, मनी या जो करेंसी जो हमारी रनिंग में होती है उसको छोड़ करके बाकी सारी जो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं वो किस में आती हैं? गुड्स में आती हैं। अब क्या क्या इंक्लूड होता है? स्टॉक्स, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल। ये किस में डिफाइन किया गया है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी जो गुड्स हैं उनको हम इन्वॉल्व करते हैं इस एक्ट में और किसको हम एक्सक्लूड करते हैं। So third one is transfer of property. Property means the general property in goods and not merely a special property. इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। अब देखिए जनरल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसमें आप ओनरशिप देते हो। जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स ओनरशिप ऑफ गुड्स, जिसमें ओनरशिप होती है। एक वर्ड होता है ओनरशिप, एक वर्ड होता है पोजेशन। अब ओनरशिप का क्या मतलब है? जिसमें आपको राइट मिल जाते हैं कि अब ये जो प्रॉपर्टी है वो अब जो ये गुड्स हैं वो आपकी ही हैं। लेकिन एक वर्ड होता है पोजेशन, जिसमें आपको सिर्फ उसको यूज़ करने का राइट मिलता है। जो गुड्स होती हैं सिर्फ आप उसको यूज़ कर सकते हो, ओनर उसका कोई और होता है। वो किसमें वो चीज़ क्या होती है? पोजेशन। सो स्पेशल प्रॉपर्टी जो होती है, स्पेशल प्रॉपर्टी इन गुड्स मीन्स पोजेशन ऑफ गुड्स। जो स्पेशल वाली होती हैं उनमें केवल आपको पोजेशन मिलता है, एंड जो जनरल प्रॉपर्टी होती है उसमें ओनरशिप होती है। सो देयर मस्ट बी आइदर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और एन एग्रीमेंट टू ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वहाँ पे आपको ओनरशिप मिलनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट होना चाहिए कि बाद में आपको ओनरशिप ट्रांसफ़र की जाएगी। अब फोर्थ वन इज़ प्राइस। यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस का होना, कंसिडरेशन का होना मस्ट है। बिना कंसिडरेशन के ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि इसमें एक एसेंशियल एलिमेंट की कमी है, क्योंकि देखिए प्राइस हेयर मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर आ सेल ऑफ गुड्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में इसको डिफाइन किया गया है। ये आपने जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ा होगा 1872, तब आपने सारे एसेंशियल एलिमेंट पढ़े थे। उसमें कंसिडरेशन को सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 में डिफाइन किया गया था। तो कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप मान लीजिए आपने क्या किया,
कि आपको गेहूँ खरीदने हैं और आपके पास गेहूँ है और आपको शूज़ परचेज़ करनी है, और बदले में आप क्या करते हो कि आप शू परचेज़ करने के बदले में दूसरे पर्सन को गेहूँ दे देते हो। तो वो क्या होगा, कंसिडरेशन तो आपने दिया है लेकिन वो गुड्स की फॉर्म में ही है, वो पैसे की फॉर्म में नहीं है, मनी की फॉर्म में नहीं है। तो वो सेल का एक्ट जो है, सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, बार्टर। मीन्स आप क्या कर रही हो, अपनी एक गुड के बदले में दूसरी गुड परचेज कर रहे हो। वो एक व्यापार अलग तरीके का कर रहे हो आप। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या आता है, जिसमें आप कंसिडरेशन पे करते हो मनी के टर्म्स में, वो आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में। व्हेन देयर इज़ नो कंसिडरेशन इट अमाउंट्स टू गिफ्ट्स एंड नॉट सेल। अब देखिए, या फिर आपने क्या किया कि आपने किसी को देखिए कोई चीज़ दी है, अपनी कोई गुड्स दी हैं और उससे कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, कोई पैसे नहीं लिए, तो उसको क्या माना जाएगा कि वो आपने डोनेट की है या फिर आपने उसको एज अ गिफ्ट दी है। सेम वैसे ही अगर आपको रिसीव होता है और बदले में आपसे कंसिडरेशन नहीं लिया गया है, पैसे भी नहीं लिए हैं उसने, तो वो गिफ्ट माना जाएगा या फिर डोनेशन माना जाएगा। ये होता है कि प्राइस जो है, वो प्राइस जो है कंसिडरेशन की फॉर्म में होना चाहिए, और कंसिडरेशन सिर्फ प्राइस उसमें मनी में होना चाहिए, गुड्स में नहीं होना चाहिए। सो फिफ्थ जो एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या कहता है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके सभी एसेंशियल एलिमेंट किस में होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में होने चाहिए। क्योंकि अगर एक भी मिसिंग होगा तो किस में आ जाएगा, इनवैलिड, या फिर जो पूरी तरीके से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल नहीं कर रहा है सभी रिक्वायरमेंट को। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, आपने सुना होगा कि जो गोल्ड की स्मगलिंग होती है, अब जो गोल्ड है वो स्मगलिंग करके एक पर्सन लेके आया है और आप अगर उससे उस गोल्ड को खरीदते हो तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा, क्योंकि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो अनलॉफुल हो जाएगा। लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। सो ये किस में आता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। अब देखिए डेफिनेशन, आपको पता है बायर कौन होता है, जो गुड्स को परचेज करता है, सेलर होता है जो सेल करता है। गुड्स क्या होती हैं, सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, किसको छोड़ करके, एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के, मनी और करेंसी को छोड़ करके। एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उस टाइम पर वो गुड्स जो हैं अपनी एग्जिस्टेंस में है, मीन्स मैन्युफैक्चर्ड है ऑलरेडी। फ्यूचर गुड्स कौन सी होती हैं, जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेल का तब वो बनी नहीं हुई है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, वो बाद में जो है मैन्युफैक्चर की जाएंगी और तब सेल की जाएंगी। अब नेक्स्ट वन इज़ गुड्स क्या है, गुड्स है मूवेबल प्रॉपर्टी, हर टाइप की मूवेबल प्रॉपर्टी, किसको छोड़ करके, एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ करके और मनी को छोड़ करके। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गुड्स होती हैं उसमें किसको इन्वॉल्व करते हैं, स्टॉक, शेयर्स, राइजिंग क्रॉप, ग्रास या अदर जो थिंग्स है वो। अब टाइप्स कौन से हैं, एक तो होती है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होती है फ्यूचर गुड्स, एक होती है कंटिजेंट गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स में भी तीन तरीके की होती हैं, स्पेसिफिक में असर्टेन और अनएसर्टेन आ जाएंगी, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो गुड्स होती हैं उसमें किसको इंक्लूड किया जाता है, ग्रोइंग क्रॉप, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रास। अब देखिए इनको इसमें क्यों इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि देखिए आप अभी जो ग्रोइंग क्रॉप है इनको जब फसल काट करके अलग कर ली जाएंगी तब उनको सेल किया जाएगा, तो किस में आ जाएगी, मूवेबल में आ जाएंगी। इसी तरीके से ग्रास है, स्टैंडिंग टिम्बर है। ओल्ड करेंसी, अब देखिए जो न्यू करेंसी है, जो अभी आपकी रनिंग में करेंसी है, उसको इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उसको सेल नहीं किया जाता है। लेकिन जो ओल्ड करेंसी है उसको हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गुड्स में क्यों लेते हैं, क्योंकि देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पुरानी वाली करेंसी को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, उनका कलेक्शन रखने का शौक़ होता है, तो वो क्या करते हैं, जो रनिंग वाली करेंसी होती है उसको पे करके वो पुराने वाली करेंसी को अपने पास कलेक्ट करते हैं। तो जो ओल्ड वाली करेंसी है वो भी चलेगी नहीं, आप उससे कुछ खरीद नहीं सकते हो। तो ओल्ड वाली करेंसी भी किस में आती है, गुड्स में आती है, मूवेबल गुड्स में आती है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेडमार्क, पेटेंट, पेशेंट, यहाँ पे पेटेंट आएगा, गुडविल, शेयर्स, ये सभी किस में आते हैं, गुड्स में, मूवेबल गुड्स में आते हैं। और एक्सक्लूड किसको किया गया है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो एक जगह से दूसरी जगह या फिर आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो एक तरीके से। इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक्शनेबल क्लेम और मनी करेंसी। जो रनिंग में करेंसी है वो है तो मूवेबल, लेकिन इसको इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। एक्शनेबल क्लेम कौन से होते हैं, जैसे आपने गोल्ड लोन लिया हुआ है, अगर आप टाइम पे अपना जो लोन नहीं चुका पाते हो तो बैंक क्या करेगा, आपके गोल्ड को बेच करके अपनी रिकवरी कर लेगा लोन की, वो किस में आते हैं, एक्शनेबल क्लेम में आते हैं।
अब देखिए एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सी होती हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, एग्जिस्टिंग गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड और पोजेस्ड थ्रू द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम सेल का एग्जिस्टिंग थी, मैन्युफैक्चर्ड थी, वो गुड्स किस में आती हैं, एग्जिस्टिंग में आती हैं। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, A manufacturer of fan sells a fan of B, it is contract of sale of existing goods। मान लीजिए A है, A ने कॉन्ट्रैक्ट किया B को एक फ़ैन सेल करने का, और उस टाइम पे वो जो फ़ैन है वो मैन्युफैक्चर था ऑलरेडी, तो ये जो कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये एग्जिस्टिंग गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब नेक्स्ट वन है स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती हैं, दीज आर द गुड्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड एग्रीड अपॉन थ्रू द पार्टीज एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जैसे कि स्पेसिफिक गुड्स होती हैं जिसमें आपने स्पेसिफाई किया है कि आपको कौन सी गुड्स परचेज करनी है, वो कोई जैसे रोलेक्स वॉच है या फिर कोई बहुत एक्सपेंसिव जो लग्जरी जो आइटम है वो आपने पहले ही स्पेसिफाई कर लिया, कोई रिंग हो सकती है, वो कार हो सकती है, वो किस में आती हैं, स्पेसिफिक गुड्स में आती हैं। अब बात करते हैं असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स क्या होती हैं। असर्टेन गुड्स कौन सी होती हैं, जिसको आपने आइडेंटिफाई किया है, गुड्स आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट टू द formation of the contract of sale। the terms ascertain and specific are commonly used for same kind of goods। देखिए इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप जो है बाज़ार जाते हो और आपको जो है टमाटो लेनी है, 2 kg टमाटो लेनी है, तो आप क्या करोगे, वहाँ से एक एग्रीमेंट करो कि आपको 2 kg टमाटो लेने हैं, और वहाँ पे आपने उनको स्पेसिफाई कर दिया कि आपको ये आपने टमाटो देखे और वहाँ से आपको लेनी है, तो वो किस में आते हैं, असर्टेन गुड्स में। ऐसे ही अगर आप किसी और चीज़ को परचेज़ करने जाते हो और तब आप बता देते हो कि आपको ये वाली चीज़ चाहिए, तो आपने बता दिया, सर्टेन कर दिया कि आपको ये वाली चीज़ चाहिए, तो वो आता है असर्टेन गुड्स में। एंड नेक्स्ट क्या है, अनअसर्टेन गुड्स, वो आती हैं जिसमें आपने सेपरेट नहीं किया है। जैसे टमाटो का एग्जांपल था, उसमें आपने क्या किया, टमाटो अपने हाथ से आपने छाट करके रख लिए और वो जो है सेलर ने आपको दे दिए 2 kg टमाटो, वो था आपने खुद से असर्टेन किया अपनी गुड्स को। अब अनअसर्टेन गुड्स किस में आती हैं, जिसको आपने सेपरेट नहीं किया, जिसको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया। अब इसके लिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपको 20 kg जो या फिर 100 बैग जो है शुगर के चाहिए थे, और आपने क्या किया, एक बैग को देखा कि हाँ इसमें इतनी शुगर है, या फिर आपने चेक कर लिया और आपने जो है सेलर को बोल दिया कि आप जो है 100 बैग इसके दे देना। अब आपको ये नहीं पता कि आपको कौन सा वाला बैग जो है वो डिलीवर किया जाएगा, उसमें आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने बिल्कुल छाट के उन चीज़ों को अलग से नहीं रखा, वो क्या होंगी, वो अनअसर्टेन गुड्स में आएंगी। वैसे ही मान लीजिए जैसे 100 पीसीज ऑफ चेयर आपको लेने हैं, एंड आपने जो है स्पेसिफाई तो कर दिया कि आपको ये चेयर लेनी है, आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, जैसे आपने देख ली ये इस टाइप की चेयर है, और आपने सेलर को बता दिया कि इतनी जो चेयर्स हैं वो डिलीवर कर देना, तो वो अनअसर्टेन गुड्स में आएंगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो सेलर है वो कौन कौन सी जो है चेयर्स आपके पास भेजेगा। यस, इतना ज़रूर है, जो कलर आपने जो चूज़ किया होगा, जिस टाइप की चेयर आपने चूज़ की होगी, उससे मिलती जुलती जो चेयर्स हैं वो आपको डिलीवर की जाएंगी। ये किस में आता है, अनअसर्टेन गुड्स में आता है। अब बात करते हैं फ्यूचर गुड्स की। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड आफ्टर मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स नाम से क्लियर हो रहा है कि जो भी मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, जो फ्यूचर में बनाई जाएंगी, अभी जब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है सेल का, तब वो मैन्युफैक्चर्ड नहीं थी, वो किस में आएंगी, फ्यूचर गुड्स में आएंगी। जैसे कि एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया 100 कंप्यूटर सेल करने का राहुल को, लेकिन जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो जो कंप्यूटर थे वो बने नहीं हुए थे, मैन्युफैक्चर्ड नहीं थे। अब जो सेलर है वो क्या करेगा, पहले उनको प्रोड्यूस करेगा और फिर क्या करेगा, उनको डिलीवर करेगा। तो इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, फ्यूचर गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ये होती है फ्यूचर गुड्स। अब नेक्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। एक कंटीजेंट गुड्स भी हमने पढ़ा था, वो भी इसमें आती है। मीन्स कंटीजेंट गुड्स आर द गुड्स द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड्स अपॉन अ कंटीजेंसी विच मे और मे नॉट हैपन। कंटीजेंट गुड्स इज़ अ पार्ट ऑफ फ्यूचर गुड्स। देखिए
अभी जस्ट आपने फ्यूचर गुड पढ़ा। फ्यूचर गुड क्या होता है कि जो अभी मैन्युफैक्चर नहीं है, आपको नहीं पता कि अभी उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसको मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस किया जाएगा, तब उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल किया जाएगा। ये उसी का पार्ट होता है कंटीजेंट गुड्स। जैसे कि आपको नहीं पता कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा या नहीं होगा, मीन्स आप उसको सेल करोगे या नहीं करोगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, महेश है कोई और उसने कुणाल को बोला कि जो पेंटिंग है वो सोनाली की है, और सोनाली कौन है, ओनर है उसकी। तो जो महेश है उसने बोला कि अगर सोनाली उसको वो पेंटिंग बेच देती है तो वो कुणाल को सेल करेगा। अब ये क्या है, कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टीजेंट है। अब जब सोनाली उसके लिए एग्री करेगी, सेल करेगी उसको, तभी वो क्या करेगा, कुणाल को सेल करेगा। या फिर ऐसा भी है, अगर सोनाली एग्री करती है कि यस उसको पेंटिंग सेल की कर दी जाए आगे, तब जो है वो महेश कुणाल को पेंटिंग सेल करेगा। इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है या फिर जो इस टाइप की जो गुड्स हैं जो पता नहीं है आपको कि वो आपको सेल मिलेगी या नहीं, वो किस में आती है, कॉन्टीजेंट गुड्स में आती है। सो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के, पढ़ चुके हैं हम। 2 पार्टी होना ज़रूरी है, गुड्स का होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है, ट्रांसफ़र होना ज़रूरी प्रॉपर्टी का, एंड सभी एसेंशियल एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। गुड्स भी हम पढ़ चुके हैं, अब कौन से टाइप की गुड्स होती हैं, एंड या फिर जो जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, मूवेबल गुड्स हैं, वो इसमें आती हैं, किसको छोड़ करके, एक्शनेबल क्लेम्स को, करेंसी को एंड मनी को छोड़ करके। बाकी सब किस में आती हैं, गुड्स में आती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द, देखिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उनको किस में लिया जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में इमूवेबल प्रॉपर्टी को सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं लिया जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ए एग्री टू बाय अ न्यू 2-wheeler from B and agent for ₹25,000. A paid the price and got the 2-wheeler registered in his name and the registration book was delivered by B to A. अब देखिए A ने एग्री मतलब A क्या कर चाहता है कि वो एक 2-wheeler जो है उसको खरीदे, B से खरीदे। B एक एजेंट है जिसने बोला कि 25,000 में उसको सेल करेगा। अब A ने जो है जो 25,000 रुपीज़ हैं वो B को दे दिए, और B ने क्या किया, A के नाम से रजिस्ट्रेशन जो बुक है वो डिलीवर कर दी, जो उसके नाम से रजिस्ट्रेशन बुक है वो उसने ए को डिलीवर कर दी। तो ये किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। और इसमें उसने ओनरशिप भी ट्रांसफ़र की है, क्योंकि जो उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स उसने थे, रजिस्ट्रेशन बुक थी, वो किसको दे दी, ए को दे दी। तो अब इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और ये प्रॉपरली एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट है। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।